स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। तो जिस तरीके से कोई भी बिल्डिंग बिना फाउंडेशन के नहीं बन सकती, बिना नींव के कोई भी बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती, उसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर बिना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जाने अकाउंटिंग सही तरीके से आप कभी भी नहीं कर सकते। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब हम आगे आने वाले टाइम में बहुत हमने थ्योरीज पढ़ ली है और हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो अकाउंटिंग हम करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए हमको क्या सीखना जरूरी है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने से पहले हम एक वर्ड समझ लेते हैं जिसका नाम है अकाउंट्स। क्लियर? तो चलिए अब हम समझते हैं कि अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड्स। तो अकाउंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर पर्टिकुलर हेड्स है। मींस जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वो क्या करता है, उन ट्रांजैक्शन को जो उससे रिलेटेड हैं, वो एक पर्टिकुलर हेड, जैसे कि हम वेजेस अकाउंट लिखेंगे, आने वाले में एसेट्स का अकाउंट लिखेंगे, मशीनरी का अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर हेड्स के फॉर्म में ओपन होते हैं। क्लियर? इट रिकॉर्ड नॉट ओनली अमाउंट, ये सिर्फ अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बल्कि ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। मींस अकाउंट एक पर्टिकुलर हेड्स के फॉर्म में तो ओपन होंगे, लेकिन ये सिर्फ अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, उनके इफेक्ट और डायरेक्शन को भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अकाउंट हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट। एक क्या होता है, डेबिट और दूसरा क्रेडिट। क्लियर? इट इज यूजुअली टी शेप फॉर्म। जो अकाउंट होता है वो यूजुअली टी शेप फॉर्म के फॉर्मेट में दिखाई देता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंट क्या है, एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड्स। जैसे कि आपने अकाउंट वर्ड तो कई बार सुना होगा, जैसे कि बैंक में अकाउंट, ठीक है, आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप में भी अकाउंट बनते हैं। ठीक है? अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट का क्या मतलब है वो हम समझने वाले हैं। क्लियर? तो अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है बेसिकली वो टी शेप फॉर्म में होता है। टी शेप इस तरीके से दो पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। एक पार्ट इसका डेबिट होता है जिसको हम डीआर के फॉर्म में कहते हैं, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर? दो इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैश अकाउंट की, ठीक है, अकाउंट हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ये फॉर्मेट मैंने अकाउंट का बनाया टी शेप, एट पर्टिकुलर जेएफ जर्नल फॉलियो अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट इन रुपीज। तो ये दोनों कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। बट अकाउंट को समझने से पहले हमको क्या समझना है, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को। उसके बाद ही हम क्या समझ पाएंगे कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है? तो ये तो हमारा क्या हो गया, अकाउंट का की मीनिंग हमने समझ ली, और टी शेप के फॉर्म में ये कैसे दिखाई देता है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इस तरीके से अलग अलग अकाउंट बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। क्लियर है?
तो अभी हमने देख लिया कि अकाउंट का मतलब क्या होता है। अब हम सीखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कितने पार्ट में होते हैं ना। तो अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो पार्ट में यहाँ पर दिखाई देगा आपको। दो क्लासिफिकेशन इसकी होती है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। और सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। क्लियर है? ट्रेडिशनल मतलब पुराना, सबसे पुराना जो अप्रोच है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लियर? और अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले जो अप्रोच यूज किया गया होगा वो सबसे पहले किस बेसिस पर चलता होगा? ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन उसके बाद धीरे से एक और अप्रोच आया जिसे हम बोल सकते हैं मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? मॉडर्न टाइम का जो अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम देखने वाले हैं अप्रोच ने अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मींस ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। क्लियर? सो जो पहला होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट, और जो सेकंड है, जो फर्स्ट है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट, और सेकंड जो है वो है इम्पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल नेचुरल पर्सन, सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सन, and the third one is representative persons. Natural persons, artificial persons and representative persons. इम्पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक रियल अकाउंट, एक सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट किसका पार्ट है? इम्पर्सनल अकाउंट का। क्लियर? अब हम देखते हैं नेचुरल पर्सन किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल किसे कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसे कहते हैं। तो नेचुरल पर्सन मतलब जो कि नेचुरली क्रिएट हुए हैं, जैसे आप, मैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो नेचुरली क्रिएट हुआ है वो किसके अंदर आता है? नेचुरल पर्सन के अंदर आता है। क्लियर है? तो हम यहां पर ऑल ह्यूमन बीइंग क्या होंगे? नेचुरल पर्सन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राम, श्याम, डेटर, क्रेडिटर्स, है ना, ये सब क्या कहलाएंगे? नेचुरल पर्सन कहलाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होंगे? अब आर्टिफिशियल से क्या समझ में आ रहा है? जिसको बनाया गया है। तो किसने बनाया है? क्रिएटेड बाय लॉ। क्लियर? जिसको कानून ने बनाया है वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल फर्म, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, these all are artificial persons. Clear? So firm, company, these all, जैसे टाटा, अंबानी, ये सब किसके अंदर आएंगे? अगर आप टाटा का अकाउंट खोल रहे हैं, अंबानी का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। क्लियर है? अंडरस्टूड? नोकिया का, सैमसंग का, किसी के जो, अगर इस तरीके से अगर हम बात करते तो ये सब किसके अंदर आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। रिप्रेजेंट मतलब जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो किसी के बदले आने वाले,
जैसे हम उन लोगों के जगह किसी और चीज को यूज कर रहे हैं, है ना, किसी और वर्ड से वो पहचाने जाएं, उसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे हमें किसी को सैलरी पे करनी थी, राम को सैलरी पे करनी थी, लेकिन हम अभी उसे नहीं दे पाए हैं, तो हम राम को सैलरी देने की जगह हम क्या लिखते हैं, राम की जगह हम क्या यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है? तो इस तरीके से जब हम किसी पर्सन के जगह पर कोई और चीजों से उसे रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड expenses, accrued income, unaccrued income। क्लियर? तो ये सब किसके अंदर आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के अंदर, क्योंकि हम उनका नाम यूज नहीं कर रहे हैं, उनके जगह पर कोई अनदर वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के एग्जांपल्स हैं ये। क्लियर? इसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट तीन पार्ट में क्लासिफाइड है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। बट इम्पर्सनल अकाउंट, अब ये पर्सन से रिलेटेड नहीं, जो पर्सन से रिलेटेड थे वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गए, अब जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो किसके अंदर आएंगे, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर। और इम्पर्सनल अकाउंट में दो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा है, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट होता है एसेट्स के लिए, किसके लिए, एसेट्स के लिए, जैसे कैश, मशीनरी, स्टॉक एटसेट्रा। क्लियर? इसके अंदर बैंक, डेटर एंड क्रेडिटर्स, ये वर्ड आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे एसेट्स के फॉर्म में, रियल अकाउंट के अंदर ये नहीं आते। डेटर क्रेडिटर क्या है, पर्सन है, किसके अंदर आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है? तो ये भी कहां आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो इनका यूज आप किसके अंदर नहीं करेंगे, रियल अकाउंट के अंदर नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, कैश, बैंक, जो कि क्या नहीं है, पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो एसेट्स यहां पर आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसके लिए होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन और प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये सब किसके अंदर आएंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन एंड प्रॉफिट किसके अंदर आएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन आप ट्रेडिशनल अप्रोच में देखेंगे कि दो पार्ट में है, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। कौन कौन से, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। एंड नॉमिनल अकाउंट दो पार्ट में क्लासिफाई फर्दर किया गया है, जो कि रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है? इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम जर्नल एंट्री पार्ट करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को करने में। क्लियर? तो अब हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। इसे हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने अभी बताया आपको कि क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में कितने टाइप का अकाउंट होता है, दो, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल, बट रूल्स तीन होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट and third one is nominal accounts। रूल्स के अंदर
पर्सनल, जो अभी हमने क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था, पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है और ये दोनों किससे रिलेटेड है? इम्पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। क्लियर? तो पर्सनल अकाउंट के अंदर जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात होगी तब तो डेबिट को हम DR वर्ड से डिनोट करते हैं एंड क्रेडिट को CR। लेफ्ट हैंड साइड आपका होता है डेबिट एंड राइट हैंड साइड आपका होता है क्रेडिट। क्लियर? सो पर्सनल अकाउंट में डेबिट में आते हैं रिसीवर या द रिसीवर लिख सकते हैं आप, द रिसीवर, एंड क्रेडिट में आते हैं द गिवर। द रिसीवर डेबिट हमेशा डेबिट में रहेगा। जो रिसीव करेगा, हिंदी में हम बोलते हैं प्राप्त करता, जो प्राप्त करने वाला है, जिसको रिसीव होने वाला है, वो हमेशा किस तरफ होगा? डेबिट में होगा। एंड द गिवर, जो पैसा देने वाला है, कोई चीज देने वाला है, देनदार, जो पर्सन कुछ ना कुछ हमको पे करेगा, वो कहां पर होगा? क्रेडिट में होगा। क्लियर? रियल अकाउंट हमने किससे रिलेटेड बात की थी? एसेट से। तो रियल अकाउंट के अंदर व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट में आता है व्हाट गोस आउट। What comes in debit and what goes out credit. For example, अगर आप एक मशीनरी खरीदते हैं तो आपके पास क्या आएगी? मशीनरी। तो what comes in debit, हमेशा जो चीज आती है वो हमेशा किस तरफ होती है? डेबिट साइड। और क्या जाएगा आपके पास से? कैश जाएगा। आपने 1 लाख की मशीनरी खरीदी तो 1 लाख की मशीनरी आ गई और क्या चला गया आपके पास से? 1 लाख रुपए चले गए। तो what goes out? कैश। क्लियर? तो इस तरीके से हम रियल अकाउंट में जो रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, डेबिट में हमेशा डेबिट में क्या आएगा? व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट में क्या आएगा? व्हाट गोस आउट। क्लियर? एंड इन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में हमेशा एक्सपेंसेस और लॉसेस, जैसे कि हमने बात की सैलरी की, वेजेस की, रेंट की, ये सब कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। अगर मैंने किसी को सैलरी पे की तो सैलरी का नेचर क्या रहेगा? हमेशा डेबिट रहेगा। एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। क्लियर? एड इनकम और गेन प्रॉफिट। कोई इनकम हुई, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, रेगुलर नेचर की इनकम जो रिसीव हो रही है, तो इनकम का नेचर क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा। गोल्डन रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से 3, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में हमेशा डेबिट, द रिसीवर, क्रेडिट, द गिवर। क्लियर? ये अभी हम आगे डील करेंगे, जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम जर्नल एंट्री पे आएंगे, तब ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका व्हाट कम्स इन किसके अंदर? रियल अकाउंट के अंदर व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन और प्रॉफिट क्रेडिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरीके से हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया। अब हम करने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्लासिफिकेशन 5 टाइप से किया गया है। एक होता है आपका जो क्लासिफिकेशन है वो है एसेट्स, liabilities, expenses, revenue, and the last one is capital.
इस तरीके से इसने 5 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया है मॉडर्न अप्रोच ने। क्लियर? तो एसेट्स अकाउंट, इसे हम क्या बोल सकते हैं? एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो एसेट मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लासिफिकेशन है वो 5 पार्ट में है। 5 क्लासिफिकेशन यहाँ दिखाई देता है। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को किस तरीके से अप्लाई किया गया। तो पहले तो मैं आपको एसेट्स अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, इनको कैसे हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स में अप्लाई करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि इनका नेचर कॉमन होता है। तो एसेट्स अकाउंट, इसमें रिसीवर गिवर इस तरीके के कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते। इसमें सबसे इजी वाला रूल्स अप्लाई होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज का। ठीक है? तो ये सिर्फ ये बताता है कि किस तरफ जो चीज बढ़ेगी वो किस तरफ होगी, या तो डेबिट में होगी या क्रेडिट में होगी, और किस तरफ जो घटेगी वो किस तरफ होगी। मतलब घटना और बढ़ना, इंक्रीज और डिक्रीज को कौन शो करता है? मॉडर्न अप्रोच। ये इंक्रीज और डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को अप्लाई करता है। तो बड़ा इजी अप्रोच है। तो यहाँ हमें याद रखने की ज्यादा कोई टेंशन है नहीं, हमको सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। तो एसेट्स इंक्रीज कहां पर होता है? डेबिट में। हमेशा ध्यान रखिएगा, एसेट्स इंक्रीजेस डेबिट एंड डिक्रीजेस क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मशीनरी ली तो मशीनरी किस तरफ लिखोगे आप? डेबिट साइड लिखोगे, क्योंकि मशीन आपने खरीदी। लेकिन मशीन खरीदने से क्या डिक्रीज हो गया? कैश डिक्रीज हो गया। तो किस तरफ आएगा वो? एसेट्स है ना, कैश भी। तो कैश डिक्रीज हो रहा है तो किस तरफ होगा? क्रेडिट साइड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप मशीन खरीद रहे हो तो डेबिट में लिख देना, बेच रहे हो तो क्रेडिट में लिख देना। सबसे इजी तरीका। क्लियर है? मतलब आप अगर कोई एसेट्स खरीदते हो तो वो बढ़ेगा किस तरफ? डेबिट साइड। और घटेगा किस तरफ? अगर कोई एसेट्स बेच रहे हो या पेमेंट कर रहे हो या रिड्यूस हो रहा है, किसी भी वजह से वो रिड्यूस हो रहा है, तो किस तरफ होगा? क्रेडिट साइड में होगा। क्लियर? एंड द सेम नेचर किसका होता है? एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस का भी नेचर क्या है? सेम है। एक्सपेंसेस increases debit and decreases credit. Increases debit and decreases credit. Clear है? अब अगर मैं इन दोनों को छोड़ करके बाकी 3 की बात करूं तो उनका नेचर जस्ट अपोजिट होता है। कैसे? अगर मैं लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल की बात करूं तो इनमें इंक्रीज क्रेडिट होगा और डिक्रीज किस तरफ होता है? डेबिट साइड होता है। क्लियर? liabilities increases credit and decreases debit। अगर मैं साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो ये कहां इंक्रीज होगा? क्रेडिट में। डिक्रीज कहां होगा? डेबिट में। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी, जैसे आपने लोन लिया तो लोन किस तरफ बढ़ेगा? क्रेडिट में बढ़ेगा। आपने किसी से सामान खरीदा तो क्रेडिटर किस तरफ बढ़ेगा? क्रेडिट में बढ़ेगा। क्लियर है? तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? इंक्रीज क्रेडिट एंड डिक्रीज डेबिट। अब
बाकी में चाहो तो आप अलग अलग बना लो, या मैं इसमें अगर ऐसा लिख दूं कि रेवेन्यू का भी नेचर सेम होता है एंड कैपिटल का भी नेचर सेम होता है। तो तीनों की अगर मैं बात करूं, चाहे लायबिलिटी का, रेवेन्यू के, चाहे कैपिटल के, तो इन तीनों का नेचर क्रेडिट में इंक्रीज और डेबिट में डिक्रीज होता है। क्लियर? इस तरीके से हम मॉडर्न रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों का नेचर सेम है, डेबिट में इंक्रीज और क्रेडिट में डिक्रीज, बट लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट में इंक्रीज, जस्ट अपोजिट, एंड डेबिट में डिक्रीज। ये कहता है हमारा मॉडर्न अप्रोच। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में हम अकाउंटिंग के अंदर इनको यूज करने वाले हैं।